नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। हारी हुई बाजी जीतने की कोशिश में लगे हुए हैं उद्धव ठाकरे और उनके सलाहकार के तौर पर एक बार फिर सक्रिय हुए हैं शरद पवार। कांग्रेस के कुछ नेता और कुछ नेता नहीं, दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मुंबई में पहुंच करके कमलनाथ बैठकों पर बैठकें किए जा रहे हैं। अशोक चौहान से लेकर के थोराट तक तमाम लीडरशिप लगी हुई है। उधर शरद पवार अकेले नहीं, उनके भतीजे और उप मुख्यमंत्री अजित पवार से लेकर के जयंत पाटिल, विल्से पाटिल सब लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से ये सरकार हाथ से नहीं जानी चाहिए। और कमाल की बात यह है कि जिन उद्धव ठाकरे के पास 169 विधायकों का समर्थन प्राप्त था जब ये सरकार बनी थी, उनके पास अब कितने बचे हैं? 114 एमएलए बचे हैं। शिवसेना के अपने 55 एमएलए थे, लेकिन उद्धव ठाकरे के पास अब कितने बचे हैं? केवल 13 एमएलए। 13 एमएलए जिस नेता के पास बचे हैं, उनकी सत्ता, उनकी कुर्सी, उनकी सरकार बचाने के लिए कांग्रेस और शरद पवार दोनों लगे हुए हैं। ममता बनर्जी का भी बयान आ गया। वो न्याय चाहती हैं उद्धव ठाकरे के लिए, लेकिन उनको न्याय देना भूल जाती हैं जिनके ऊपर उनके ही राज्य में हमले होते रहते हैं और ममता बनर्जी चुप्पी साधे बैठी रहती हैं। उनके न्याय की चिंता नहीं है, पर उनको दुख इस बात का हो रहा है कि उद्धव ठाकरे की कुर्सी क्यों जा रही है। उद्धव ठाकरे ने एक दांव खेला 23 जून को। उन्होंने जो बगावत करके इस समय गुवाहाटी के एक 5 स्टार होटल में ठहरे हुए हैं, तमाम एमएलए, शिवसेना के अधिकांश एमएलए और कुछ निर्दलीय भी, कुल मिलाकर के इनकी संख्या 50 से ऊपर चली गई है। और शिवसेना के ही 55 में से 40-42 एमएलए इस समय गुवाहाटी में हैं। एकनाथ शिंदे को इन्होंने कानूनी नोटिस भिजवा दिया। कानूनी नोटिस क्या, आप ये कह सकते हैं कि इनके खिलाफ और इनके 11 दूसरे साथियों के खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्रवाई करते हुए, एक व्हिप का हवाला देते हुए जो विधानसभा के डिप्टी स्पीकर हैं, उनके पास एक चिट्ठी भेजी है कि इनको अयोग्य घोषित कर दिया जाए। इनमें एकनाथ शिंदे का नाम है, इनमें भरत गोगावाले हैं, संजय शिरसाठ हैं जिन्होंने 3 पेज की चिट्ठी लिखी और गंभीर आरोप लगाए उद्धव ठाकरे पर कि वो पिछले 2.5 साल में शिवसेना के ही विधायकों का अपमान करते रहे हैं। उनसे मिलते नहीं हैं, उनके फोन नहीं उठाते हैं, उनके निर्वाचन क्षेत्रों के विकास कार्यों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसके लिए पैसा जारी नहीं कर रहे हैं। इसके विपरीत वो एनसीपी और कांग्रेस के एमएलए की सुनते हैं, उनसे मिलते हैं, उनके निर्वाचन क्षेत्रों के लिए पैसा भी जारी करते हैं। तो संजय सिरसाट को भी, तानाजी सावंत, इसके अलावा प्रकाश सुर्वे, अनिल बावर और बालाजी किन्नीकर, संदीपन भुमरे, अब्दुल सत्तार, महेश शिंदे, यामिनी जाधव और लता सोनावणे, इनको अयोग्य घोषित करने के लिए उद्धव ठाकरे ने
लिखा है विधानसभा के स्पीकर को कि चूंकि व्हिप जारी होने के बावजूद ये उनके द्वारा बुलाई गई बैठक में शामिल नहीं हुए हैं, इसलिए उनको अयोग्य घोषित कर दिया जाए, यानी उनकी सदस्यता छीन ली जाए। अब अगर एकनाथ शिंदे को ये इतना ही कच्चा खिलाड़ी मान रहे हैं, तो शायद इनकी ये भूल है। आज दोपहर में एक चित्र आया था, इसमें शिवसेना के 42 एमएलए दिखाई दे रहे हैं एकनाथ शिंदे के साथ। फिर एक और चित्र आया जिसमें वो बैठे हुए उन सारे एमएलए के साथ डिस्कशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, आगे की रणनीति बना रहे हैं, सबको एकजुट रहने की सलाह दे रहे हैं। एक और चित्र जारी हुआ जिसमें वो बाला साहब ठाकरे के साथ बैठे हुए हैं, चर्चा कर रहे हैं। पुराना चित्र है, जाहिर है, लेकिन जो 12 विधायकों को अयोग्य घोषित करने के लिए उद्धव ठाकरे ने चिट्ठी लिखवाई विधानसभा डिप्टी स्पीकर को, उसके जवाब में शाम को 3 ट्वीट आए एकनाथ शिंदे की तरफ से। और ये ट्वीट क्या हैं? जो मराठी हमारे दर्शक हैं, वो तो मराठी भाषा में हैं, तो वो इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। ये 3 ट्वीट उनके आए हैं, एक के बाद एक। अब मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने कहा क्या है। उन्होंने कहा है कि आप किसे डराने की कोशिश कर रहे हैं? हम आपका ये जो मेकअप आप करते हैं घटनाओं को, इनको भी जानते हैं और कानून को भी जानते हैं। संविधान की अनुसूची 10 के अनुसार व्हिप का प्रयोग जो विधानसभा के कार्य हैं, केवल उनके लिए किया जाता है, जो सामान्य बैठक होती हैं, उनके लिए नहीं किया जाता। और सुप्रीम कोर्ट के इस पर कई फैसले आ चुके हैं ऑलरेडी। दूसरे ट्वीट में उन्होंने कहा कि 12 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की अर्जी देकर आप हमें डरा नहीं सकते, क्योंकि हम आदरणीय बाला साहब ठाकरे के असली शिवसेना सैनिक हैं और हम ही असली शिवसेना हैं। इस वाक्य पर आपने गौर किया है? यानी शिंदे ने एक तरीके से शिवसेना पर दावा ठोक दिया है और खुद को ही असली शिवसेना करार दिया है इस ट्वीट में। तीसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि कानून भी जानते हैं, इसलिए धमकियों की भीख नहीं मांगते हम। कानून भी जानता है, इसलिए धमकियों की भीख नहीं मांगता। हम बिना नंबर के एक अवैध समूह बनाने के लिए आपके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं। बिना नंबर मतलब आपके पास अंक नहीं है, उतने एमएलए नहीं हैं। इसके बावजूद आपने अजय चौधरी को विधायक दल का नया नेता घोषित करवा दिया। तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं कि आपके जो एमएलए हैं या आप जो कार्रवाई कर रहे हैं, उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए विधानसभा के डिप्टी स्पीकर की तरफ से। अब मैं आपको बताता हूं कि इस समय सिचुएशन क्या है। 288 का सदन है महाराष्ट्र का। एक एमएलए की डेथ हो गई थी जो शिवसेना से थे। 287 का सदन रह गया है। 287 के सदन में जिसके पास 144 एमएलए होंगे वो सत्ता में रहेगा, जिसके पास इससे कम है वो सत्ता में नहीं रह सकता।
इस समय शिवसेना, निर्दलीय, एनसीपी, कांग्रेस इन सब के मिलाकर के केवल 114 एमएलए रह गए हैं, यानी बहुमत से भी 30 कम हैं। शिवसेना में बगावत, निर्दलियों की ओर से भी बगावत और 50 से ज्यादा एमएलए इस समय मुंबई छोड़कर के गुवाहाटी पहुंच चुके हैं, असम की राजधानी। एनसीपी के 53 अभी उनके साथ हैं, कांग्रेस के 44 अभी उनके साथ हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे के पास 55 में से केवल 17 बचे हैं। और शाम को तो ये भी सूचना आ रही थी कि इनमें से 4 और टूट गए हैं, अब 13 बचे हैं। तो अगर ये सिचुएशन है तो फिर इनके पास 114 नहीं 110 एमएलए बचे हैं। और अगर शिवसेना में उद्धव ठाकरे के पास केवल 110 एक केवल 13 एमएलए बचे हैं, तो वो किस नैतिक आधार पर और कानूनी आधार पर मुख्यमंत्री बने हुए हैं जबरदस्ती, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। जब फेसबुक लाइव में आए थे तो कह रहे थे और कम से कम 15-17 बार कहा कि मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। कोई शिवसेना का विधायक मेरे सामने आकर के मेरे मुंह पर कहे मैं इस्तीफा दे दूंगा। वहां पर 50 से ज्यादा एमएलए होटल में रुके हुए हैं। वो तो चीख चीख करके कह रहे हैं कि आप कुर्सी छोड़ दीजिए। और आज तो एकनाथ शिंदे ने भी कह दिया कि उद्धव ठाकरे अपने पद से इस्तीफा दें। जहां तक भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे के समर्थक गुट, निर्दलियों और अन्यों का प्रश्न है, यानी एक तरफ सरकार के पास अब 110 या 114 एमएलए रह गए हैं, बहुमत खो चुकी है सरकार। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसके पास 164 एमएलए हैं। 106 भारतीय जनता पार्टी के खुद के, 38 शिवसेना के मान करके चलिए। और हालांकि जो शिंदे हैं वो कह रहे हैं कि हमारे पास 42 हैं शिवसेना के, लेकिन 38 मान करके चल रहे हैं। 106 बीजेपी के, 38 शिवसेना के जो टूट करके उनके पास पहुंचे हैं, और जो अन्य हैं और छोटे दल हैं उनके 20 एमएलए। यानी भारतीय जनता पार्टी अगर दावा करे तो वो सरकार बना सकती है। और यही वो तथ्य है। शरद पवार के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, और उसमें जो धमकी दे रहे हैं शिवसेना के बागी विधायकों को कि उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आप उनके चेहरे के हाव भाव देखिए, वो वीडियो आपको मिल जाएगा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के वो बातें कर रहे हैं। हवाइयां उड़ी हुई हैं। उद्धव ठाकरे का बोल नहीं फूट रहा है। संजय राउत शिवसेना भवन गए थे। वहां जो उन्होंने बातचीत की, बाकी जो एमएलए बचे खुचे हैं उनके साथ मीडिया से जो बात की, हालत खराब, चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। ये क्यों? क्योंकि इनको ये अच्छे तरीके से पता है कि सत्ता हाथ से निकलते ही कितना बुरा समय आने वाला है और शुरू होने वाला है। अभी तो सत्ता में है तो पुलिस भी इनके पास है, दूसरी एजेंसियां भी इनके साथ काम कर रही हैं, लेकिन जैसे ही सरकार से बाहर होंगी उसके बाद चाहे शरद पवार, अजित पवार, उनके साथ जुड़े हुए कारोबारियों की जांच पड़ताल हो, उनमें और तेजी आएगी, उनमें कार्रवाइयां होने की आशंका बढ़ जाएगी, संभावना बढ़ जाएगी। उद्धव ठाकरे अच्छे तरीके से जानते हैं किरीट सोमैया ने उनके कुछ और
ऐसे खरीद फरोख्त और कारोबार के बारे में बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका लगाई है कि अगर बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसका संज्ञान ले लिया, उस पर कोई कार्रवाई के निर्देश दिए, तो मुकदमा भी कायम होगा, ईडी का सामना इनको भी करना पड़ेगा, इनकी पत्नी को भी करना पड़ेगा। इसके अलावा इनके साले साहब श्रीधर पाटणकर, उनके 11 फ्लैट ऑलरेडी जब्त किए जा चुके हैं, सील किए जा चुके हैं। अनिल देशमुख और नवाब मलिक अभी भी जेल में हैं। उनकी राह और मुश्किल होने वाली है। एनसीपी की राह बहुत मुश्किल होने वाली है। संजय राउत पर भी तमाम तरह की कार्रवाइयां चल रही हैं, उनकी बेटियों पर, उनकी पत्नी के खिलाफ भी कार्रवाई चल रही है। तो इन सबको मालूम है कि किस तरह की मुश्किलें इनके सामने बढ़ने वाली हैं। इनको एक्चुअल में उम्मीद ही नहीं थी कि अचानक इतनी बड़ी मुसीबत इनके ऊपर टूट पड़ेगी। और सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि मुंबई से 40, 45, 50 एमएलए निकल गए, वाया सूरत वो गुवाहाटी पहुंच गए, और इनकी पुलिस को, इनकी खुफिया एजेंसी को, इनको खुद को पता नहीं चला। जब वो चले गए, सूरत पहुंच गए, तब इनको भनक लगी। और पुलिस प्रशासन, खुफिया एजेंसी किसके पास है? शरद पवार के पास है। ये एक बात और भी शो करता है कि उद्धव ठाकरे हों, आदित्य ठाकरे हों, संजय राउत हों या दूसरे शिवसेना के नेता हों, वो किस कदर अपने ही कार्यकर्ताओं, अपने ही विधायकों से डिस्कनेक्ट हैं। और आज जिस तरीके से खुलासे हुए हैं, जिन जिन वजहों से ये नाराजगियां रही हैं, उसने तो इनकी हालत को और भी खराब कर दिया है। और ऐसा एक संदेश जा रहा है, ऐसी जानकारी मिल रही है लोगों को कि उद्धव ठाकरे अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से फैसले नहीं ले पा रहे हैं। वो उसी तरीके से एक छोटी सी कोठरी से घिरे हुए हैं जैसे किसी जमाने में सोनिया गांधी घिरी रहती थी, या जो वंशवादी परिवार होते हैं, चेहरे होते हैं, वो अक्सर कुछ सलाहकारों से घिरे रहते हैं और उन्हीं की सलाह पर उनका सब काम चलता रहता है। और संजय राउत हों, कुछ और उनके करीबी हों, उनकी वजह से जो जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि हैं, उनकी जो उपेक्षा हुई, उनका जो अपमान हुआ, और ऊपर से जो मूल मुद्दा है कि शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे ने वो एक अलिखित संविधान भंग कर दिया मातोश्री का कि इस परिवार से कोई किसी संवैधानिक पद पर नहीं रहेगा। तो जो एक सम्मान, जो एक साख हुआ करती थी, वो भी खत्म हो गई। इसका खामियाजा आज उद्धव ठाकरे भुगत रहे हैं। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि मातोश्री परिवार के खिलाफ भी इस तरह की बगावत हो सकती है और इतनी बड़ी टूट हो सकती है पार्टी में। अब नया खेल शुरू हुआ है, और नया खेल ये है कि उद्धव ठाकरे को एक तरीके से जो उनके मातहत काम कर रहे थे एकनाथ शिंदे और उनके संगी साथी जितने भी विधायक हैं, उन्होंने खुली धमकी दी है और शिवसेना पार्टी पर दावा ठोक दिया है कि वही बाला साहब ठाकरे के असली शिव सैनिक हैं और शिवसेना वही असली शिवसेना है। इसका मतलब ये है
कि अब कानूनी लड़ाई शुरू होने वाली है। कई ऑप्शन थे जिन पर काम हो सकता था, लेकिन नहीं हो रहा है, पर अगले कुछ दिनों में होगा ये। एक तो एकनाथ शिंदे शिवसेना पर दावा ठोक चुके हैं। ये चुनाव आयोग तक जाएगा, ये विधानसभा तक जाएगा, ये बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। इसमें फैसला होना है। दूसरे, एक संभावना ये थी कि क्या एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार बनाने का दावा ठोक ठोक सकते हैं। इसकी संभावना अभी नहीं है, जब तक कि कानूनी रूप से ये तय ना हो जाए कि शिवसेना का असली प्रमुख कौन बनने वाला है, उद्धव ठाकरे ही रहेंगे या एकनाथ शिंदे बनने वाले हैं। तीसरे, एक ये भी था जो आज अ, जो आपके जयंत पाटिल हैं उन्होंने कहा, अजित पवार ने भी कहा, शरद पवार ने भी संकेत दिए कि विधायकों को वापस मुंबई लाया जाएगा। अब ये क्या गोद में उठा करके लाएंगे, जब तक वो खुद तैयार ना हो। भले ही संजय राउत ये दावा कर रहे हों कि 20, 21, 22 विधायकों के हम संपर्क में हैं, वो वापस आना चाहते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। वो लोग तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक सदन की कार्रवाई ना शुरू ना हो और शक्ति परीक्षण का दिन तय ना हो जाए। फिर चौथा, परेड हो गवर्नर के सामने, पता चल जाए किसके पास कितने विधायक हैं, ताकि पता चल सके कि कौन सरकार में रहने के लायक है, कौन नहीं है। और चूंकि भगत सिंह कोश्यारी जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, वो कोविड-19 से ग्रस्त हैं, इसलिए इस बात की संभावना है कि जो गोवा के गवर्नर हैं, उनके यहाँ इस मामले को शिफ्ट कर दिया जाए, उनको अतिरिक्त चार्ज दे दिया जाए और वहाँ ये सारी कानूनी कार्रवाई, जो भी फिजिकल उपस्थिति है, उस पर फैसला हो जाए। पांचवी संभावना, मामला अदालत में चला जाए, अदालत में फैसला हो। एक और, उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे दें, लेकिन वो इस्तीफा दे नहीं रहे हैं, बल्कि उनको ना देने की सलाह संजय राउत से लेकर के शरद पवार और कांग्रेस की लीडरशिप दे रही है। वो आसानी से महाराष्ट्र की सत्ता को नहीं सौंपना चाहते भारतीय जनता पार्टी के। तो अभी ये लड़ाई लंबी चलने वाली है, लेकिन जो रुख एकनाथ शिंदे का है, जिस तरह वो गुर्राए हैं उद्धव ठाकरे पर और जिस तरह उन्होंने शिवसेना पर दावा ठोक दिया है, उससे ये लड़ाई अब बहुत तेज शुरू होने वाली है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।